जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी जो 2024 में पूछा गया था। तो आपको दिखाई दे रहा है सामान्य हिंदी, और ये आपका कोड है आपका 302 डीजे का संपूर्ण हल लेकर के आया है जो 2024 में हुआ है, और इसके अधिकांश क्वेश्चन 2025 में भी फंसने वाले हैं। तो जिनकी परीक्षाएं आपकी जिसकी मतलब 24 अप्रैल 2025 को होनी है, उनके लिए पेपर बहुत ही सुविधाजनक होगा। तो बिना देरी के हुए ले चलते हैं आपको आपके इस पेपर की दुनिया में, जहां आप देखेंगे कि किस तरह से आपका पेपर हो रहा है। तो देखिए, ये है आपका, ये हो गया। सबसे पहले आपको देखिए दिया हुआ 15 मिनट समय, और परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 100 है। खंड का से आपको दिया गया है आपके देखिए 5 लघुत्तरीय क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आपको पढ़ने हैं, मतलब इसका आंसर देना है। फिर आपके देखिए ये 2 से 2 काखा काखा भी आपको देने होने, ये उत्तर देने हैं। फिर उसके बाद भी ये आपका गद्यांश है। गद्यांश में अथवा करके है। देखिए, पहले आपको पेपर दिखाया जा रहा है, ये पेपर देख लीजिए। फिर उसके बाद में पूरा पेपर आपको पहले पेपर दिखा दिया जाएगा, फिर उसके बाद में आपको हल करके एक एक करके दिखाया जाएगा। तो ये देखिए, फिर उसके बाद में ये देखिए आपका, ये आपका मतलब रेखांकित भाग है, इसका आपको आंसर देना होगा। छठा क्वेश्चन आपका है कि किसी एक का साहित्य सहित परिचय देना है। छठे में आपका ध्रुव यात्रा या लाठी मतलब जिस पर आपको लिखना है। फिर अगला है ये में श्रवण कुमार की खंड का भी जी आज जो भी आपके यहाँ चल रहा है उसको। और फिर उसके बाद में खंड खा में निम्नलिखित संस्कृत का आपको अनुवाद संस्कृत में संदर्भ सहित आपको देना होगा ये उत्तर। ये देखिए, फिर उसके बाद में ये देखिए आपका, ये इसमें भी अथवा करके दिखाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपका निम्नलिखित में एक अर्थ लिखते हुए वहाँ के प्रयोग मुहावरा लोकोक्तियाँ हैं, इसको लिखना होगा। फिर उसके बाद में ये आपके गद्य पर आधारित है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। सुरसुर, भवन, भुवन, निम्नलिखित। फिर उसमें उसके बाद में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 एक का अर्थ लिखना है आपको, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका अंतिम में ये देखिए श्रृंगार रस, अनुप्रास अलंकार, दोहा, छंद देना है। फिर अपनी गली मोहल्ले के लिए या नालियों के लिए समुचित साफ सफाई नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी का पत्र लिखना है। और फिर अंतिम में आपको लिखना है क्या, ये एक दिया गया है, क्या कहते हैं, ये भाषा शैली पर एक निबंध लिखना है। राष्ट्रीय एकता, बढ़ती जनसंख्या, मेरा प्रिय साहित्यकार, कृषक जीवन, ये आपको आया था, ठीक है। तो एक एक करके अब लिखे ये देखिए, ये है। अब आपका चलते हैं, आपको ये हल करवाते हैं, एक एक क्वेश्चन अब आपको हल करवाते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हरि औस की ठेठ हिंदी का ठाठ कृत विधा क्या है, आपको बताना है। तो देखिए क्या बताना है, इसका कहानी है, जीवनी है, नाटक है, इसकी विधा क्या है ये आपको बताना है। तो इसकी विधा है उपन्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोले बिसरे चेहरे कृत के लेखक कौन है। तो इसके कृत के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कन्हैया लाल, या फिर कौन है, फणीश्वर। तो कन्हैया लाल मिश्रा जी हैं, ये तीसरा सही है। अगला देखिए आपका आ गया आपकी स्क्रीन पर, वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं किसके। तो वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं भारत की एकता के, ये सही है आपका। और अगला क्वेश्चन घा है आलोचना साहित्य कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन है। तो ये लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये पहला सही है। और अगला है इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है।
तो इंद्रजाल कहानी के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन क्या है? तो इनका काव्य संकलन है वीणा। क्या है ये? वीणा। वीणा सही है। प्रगतिवाद युग के कवि कौन है? तो प्रगतिवाद युग के कवि हैं आपके नागार्जुन। ये दूसरा सही है। प्रयोगवादी कवि नहीं है। जी हाँ, प्रयोगवादी कवि नहीं है। कौन? तो इसमें नहीं है शिवमंगल सिंह सुमन, ये नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, ये सही है आपका। और अगला है आपका महावृक्ष के नीचे काव्यकृति, ये कौन सही है? तो ये सही है सच्चिदानंद हीरानंद बाद से अज्ञेय, ये सही है तीसरा। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव आपके 10 नंबर के 10 क्लियर हो गए। अब आपको ले चलते हैं सीधे गद्यांश और पद्यांश की ओर। ये लिखा है कि एक गद्यांश है, एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए एक गद्यांश ये है और दूसरा है या अथवा करके ये दिया हुआ है। भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा, ये संस्कृत परंपरा के निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। इसमें देखिए पाठ का शीर्षक दिया हुआ है, तो इसमें आपको एक ही करने हैं। ठीक है, ये इसमें तो हम इसी को लेते हैं। देखिए भाषा का संस्कृत का अटूट अंग है, तो इसी का उत्तर देखिए ये। तो इसमें जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा की संकलित ये में संकलित प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा का आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। ये आपका गद्यांश हो गया। ठीक है, प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपने संस्कृति के विकास में भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया है। ठीक है, रेखांकित की व्याख्या देखिए क्या है। रेखा चित्र अंश की व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्याख्या के अक्षरों को मुद्रित भाग में देखें। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भाषा किसी भी संस्कृत का महत्वपूर्ण अंग होती है। अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण भाषा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? तो नए विचारों, नए वैज्ञानिक आविष्कारों और नई सोच को पुरानी भाषा वहन नहीं कर सकती, इसलिए नए शब्द की खोज आवश्यक है। फिर अगला इसमें चौथा क्वेश्चन है, इसके लिए भाषा को परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। किसके लिए भाषा? तो नए संस्कृति गतिविधियों के शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक इसमें पद्यांश दिया हुआ है, एक ये है। अब इसके आपको और एक ये दिया हुआ है, इसमें आपको उत्तर देखना, एक लिखना है। तो ये इसका भी देखिए अथवा करके ये, तो एक एक करके देखो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यपुस्तक के संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्धृत है। ये देखिए, सखी को खंजन पक्षी दिखाने का क्या तात्पर्य है? तो देखिए विहारिणी उर्मिला की अपने सखी को खंजन दिखाने से तात्पर्य है कि वह अपनी सखी के प्रति दुख को कम करने के लिए प्रयास करते हुए कहती है कि आनंद लेने वाले मेरे प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के समान सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। रेखांकित की व्याख्या,
फिर कमल और नयन के दो पर्यायवाची, तो कमल पंकज है, अनल है, नयन है। संदर्भ सहित इसमें देखिए, संदर्भ लिखिए तो प्रस्तुत पाठ का शीर्षक गीत है और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त है। इस काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? इस काव्यांश में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। बेहरणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत कर रही है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक के साहित्य परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। एक है वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या कन्हैया लाल। दूसरा कह रहा है कि किसी एक कवि के हिंदी साहित्य का परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, चाहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हो या कोई भी हो। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का आपको लिखना होगा साहित्यिक परिचय, ठीक है, या जीवन परिचय शैली। और दूसरा दिखाया गया ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये पंचलाइट की कहानी। तो ये पंचलाइट आपको देखना होगा, और लाठी चल रही है तो लाठी जो भी आपके यहाँ हो, ठीक है, इस तरह से आपको देखना होगा। स्वपठित खंड का आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये करना होगा। आपके यहाँ देखिए जो श्रवण गीत है, कुछ भी है, जो भी आपके यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है उसके लिए आपको ये अपना करके लिखना होगा। देखिए इसमें ये इसका उत्तर देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्शिका के जातक कथा नामक उलोक जातकम खंड से उद्धृत है। देखिए अनुवाद क्या है। तत्पश्चात सबका विकार करने वाले विकास जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार सुना। ये आपको ये उसका उत्तर है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला निम्नलिखित श्लोक में से किन्हीं एक का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। ये तो ये श्लोक देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्शिका के सुभाषी रत्नानी पाठ से उद्धृत है और इसका अनुवाद ये, नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति करें, चाहे लक्ष्मी आए या स्वेच्छा से, मृत्यु आज ही आ जाए या फिर युगों के पश्चात धैर्यवान पुरुष न्याय का पथ से थोड़ा सा विचलित नहीं होते हैं। ये फिर कह रहा है निम्नलिखित लोकोक्तियों में मुहावरों में से किन्हीं एक का अर्थ लिखते हुए आपको अपने शब्दों में प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये देखिए कहते हैं कि अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग, यानी क्या है कि इसका अर्थ है कि सब अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग का मतलब क्या होता है कि लोग अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। वाक्य प्रयोग में जैसे आप वाक्य प्रयोग में लिख लीजिए कि सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पर लोग सब अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग कर रहे थे या बजा रहे थे, ठीक है, यानी मनमानी कर रहे थे। दूसरा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई है, यानी जो समर्थ है उसके लिए कोई दोष नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इसका अर्थ क्या है कि जो समर्थ पुरुष या समर्थ होता है उसके लिए उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन तो अब इसका मतलब प्रयोग कैसे करेंगे, वाक्य प्रयोग में क्या करेंगे कि ये जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं या प्रधान जी हैं, प्रधान जी अपने ही संस्था में अपने ही नियम पर नहीं चल पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि समर्थ
यानी समर्थ को नहीं दोष, गोसाई यानी प्रधान जी गलत कर रहे हैं तो उनमें कोई दोष नहीं है, बाकी लोग करें तो दोष और ये करें तो दोष है। लकीर के फ़कीर होना, ठीक है, इसमें जो लकीर के फ़कीर दिखाया जा रहा है मतलब पुरानी मान्यताओं को सर्वोपरि मानना या अडिग रहना, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि लकीर के फ़कीर बनना, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि लोहे के चने चबाना, मतलब बहुत ही असंभव कार्य को संभव करना, यानी कि मान लीजिए कहते कि इस समय नौकरी लगना लोहे के चने चबाने के बराबर है, तो ये सब आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सुर, सुर, फिर में कौन सही है आपको दिखाना होगा, तो सुर और सुर में कौन सही है, तो इसमें देखिए ये में सुर और सुर, तो सूर माने होता वीर और सुर माने होता देवता, ठीक है, तो इसमें आपका बी सही होगा, ये यानी वीर और देवता। भवन और भुवन, तो इसमें कौन सा है आपका, तो भवन माने होता है संसार और भुवन माने होता है घर, यानी ये सही है, ठीक है, ये सही। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो इसमें आपको तो अर्थ लिखना होगा कि कौन कौन से अर्थ होते हैं, ठीक है, इसमें और इस निम्नलिखित के किन्हीं एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसमें जिसके साथ कोई दूसरा ना हो, जिसके साथ कोई दूसरा ना हो वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। कैसा, अद्वितीय होता है। और जो सब कुछ जानने वाला होता है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ होता है। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर कह रहे हैं किन्हीं दो, ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं दो शब्दों को सही वाक्य करके लिखिए, ठीक है, तो इसमें देखिए आपको दो वाक्य सही करके लिखिए, कोई भी सही कर दीजिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया है, राधा ने पत्र लिखी, मेरे को फल ले आओ, या उपरोक्त कथन सही है, ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ें आपको सही करना है। ये अगला है श्रृंगार, आपको क्या करना है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव प्रेम होता है, ठीक है, ये चीज़। दूल्हा से रघुनाथ बने, दुल्हे से सुंदरी मंदिर माई, शांत रस देखिए ये है आपका। इसमें अलंकार भी आपको दिया गया है, ये देखिए अनुप्रास अलंकार, और किसे कहते हैं, तो अलंकार दिया गया है, ये अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर एक अलंकार है रूपक अलंकार। तो ये इसमें से आपको एक करना है, दो नहीं करने हैं, एक करने हैं। छंद और दोहा में आपको परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण भी देना है, ये देखिए, समझ में बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है अपठित में से आपको देना होगा, ये भारत आज़ाद भारत के दुर्गा भाभी की अपेक्षा, तो देखिए इसमें क्वेश्चन 3 है, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया है, ये देखिए यहाँ पर तीनों क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया है जो मुख्यमंत्री द्वारा 51,000 रुपये भेंट किए गए हैं, ठीक है। ये दूसरा खंड कह रहा है कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था, तो स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तीसरा क्वेश्चन है दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने को लौटा दिया गया। दुर्गा को सम्मान जो धन भेंट किया गया उसे उन्होंने वापस कर दिया और उस धन को शहीदों को एक बड़ा स्मारक
बनाने के लिए कहा। वस्तुतः मुख्यमंत्री ने उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए थे। अगला क्वेश्चन है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए या ये देखिए ये आपको लिखना है, जल जमाव गंदगी फैलाने के संबंध में मैं आपका ध्यान वाराणसी जिले में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूँ, है ना। ये सब इस सब से आपको लिखना होगा कि किस तरह से आपको, ठीक है, ये ऐसे लिखना होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली संबंध लिखिए। तो देखिए प्रदूषण पर यहाँ पर मैंने दिया है, ये प्रदूषण देखिए, ये इसका शीर्षक है। प्रदूषण से तात्पर्य ये निसंदेह सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के होने के संपूर्ण प्रमाण विद्यमान है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अन्य गैसें है ना। तो इन सब का प्रदूषण, अब देखिए कारण क्या है कि उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अवशेष जल एवं मृदा प्रदूषण का तो कारण बनते ही है। इसके अलावा वातावरण में विषैली गैसों के फैलने से भी वायु प्रदूषित होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रदूषण के दुष्परिणाम ये आपको लिख करके देना होगा। अब इसका निवारण के उपाय, ठीक, निवारण और उपाय आप लिख देंगे, और ये समुचित और उपसंहार, देखिए अंत में उपसंहार लिखना होता है, और उपसंहार आप लिख देंगे तो आपका संपूर्ण चीज़ ही आपका मान लिया जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने की भी आवश्यकता है। यदि हम इन बातों पर ध्यान दें तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक संपूर्ण पेपर ये समाप्त हो जाता है। हम फिर मिलते हैं आपको किसी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।